हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ देवोहित शाह। तो आखिर ब्लैक होल क्या है, पहला ब्लैक होल कैसे डिस्कवर हुआ और हमारे गैलेक्सी के सेंटर में कौन सा सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे कोई तारा अपने अंत में और कौन से कंडीशन में ब्लैक होल का रूप लेता है। तो इसके लिए हमें तारों का जीवन काल स्टडी करना होगा, हमारा सूरज और कितना दिन जीवित रहेगा और अंत में हमारा सूरज ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी तारों का जन्म अंतरिक्ष में पाए जाने वाले गैस और धूल का बादल नेबुला से होता है। इन गैस में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होता है। जब किसी नेबुला में गैस और धूल का मॉलिक्यूल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के वजह से पास आकर जमा होने लगता है तो एक तारे का निर्माण शुरू होता है। ये नेबुला में जो मास होता है वो है लगभग 6 मिलियन सोलर मास और वो नेबुला 100 लाइट ईयर्स रीजन में फैला होता है। ये नेबुला का रीजन बहुत ही बड़ा है। अब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के कारण नेबुला का एक पार्ट गर्म गैस के गोले में बदल जाता है जो हाई वेलोसिटी के साथ घूमता है। ये स्टेज है प्रोटोस्टार। अब ये एक छोटा सा स्टार मतलब बेबी स्टार है और ये प्रोटोस्टार नेबुला से कंटिन्यूअसली धूल और गैस मॉलिक्यूल्स लेकर अपना साइज बढ़ाता जाता है और ये प्रोसेस लगभग 5 लाखों सालों तक चलता है। जब टेम्परेचर और मास एक सीमा तक पहुंच जाता है तो तारे के कोर में शुरू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर तैयार होता है हीलियम एटम और बहुत सारा एनर्जी। जब तारे के कोर में टेम्परेचर पहुंच जाता है लगभग 15 मिलियन केल्विन तो शुरू होता है मेन सीक्वेंस फेज। अब तारा मेन सीक्वेंस फेज में स्टेबल बन जाता है क्योंकि अंदर की तरफ है ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन और बाहर की तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी तैयार हो रहा है वो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए तारा इस फेज में स्टेबल बन जाता है। हमारे यूनिवर्स में अब 90% तारा मेन सीक्वेंस फेज में है। हमारा सूरज भी अब इस फेज में है। तारे इस फेज में 1 से शुरू होकर 10 अरब साल तक जी लेता है। जब तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाता और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से तारे का कोर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। लेकिन तारे के बाहरी लेयर में फ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है और इसीलिए तारा अपना बाहर का लेयर बहुत तेजी से एक्सपांड करता है। विशाल आकार के साथ इसका रंग भी अब लाल हो जाता है। तारे को इस फेज में रेड जायंट स्टार कहा जाता है और तारा इस फेज में 1 अरब साल तक रहता है और इस फेज में तारा अपना रेडियस 100 गुना ज़्यादा बढ़ा लेता है। हमारा सूरज जब रेड जायंट स्टार बन जाएगा तो इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। अब ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से तारे के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तारे के कोर में टेम्परेचर पहुंच जाता है लगभग 100 मिलियन केल्विन और शुरू हो जाता है हीलियम फ्यूजन प्रोसेस। और हीलियम के फ्यूजन से तैयार होता है कार्बन और इससे जो ऊर्जा तैयार होता है वो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन को फिर से बैलेंस कर लेता है और तारा अपना साइज फिर से स्टेबल कर लेता है। जब तारा अपने कोर का सारा हीलियम खत्म कर लेगा तो तारे के कोर में सिर्फ रह जाएगा कार्बन और कार्बन का फ्यूजन आगे पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए फिर से ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से तारे का कोर फिर से सिकुड़ने लगता है और कार्बन कोर के चारों तरफ हीलियम फ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है और इस फेज में तारा फिर से रेड जायंट स्टार बन जाता है और अपना बाहर का लेयर बहुत तेजी से एक्सपांड करना शुरू करता है। तो इस फेज में तारा कुछ मिलियन सालों तक रहता है। अब ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण तारे के कोर में दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तारा अपना भार संभाल नहीं सकता और तारा अपना बाहर का लेयर स्पेस में फेंकना शुरू कर देता है और जो कार्बन कोर रह जाता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ना शुरू करता है और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से तारे का बाहर का गैस बहुत तेज़ी से ग्लो करता है। इसी को प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। अब जो कार्बन कोर रह जाता है उसका सरफेस टेम्परेचर होता है 1 लाख केल्विन और कार्बन का फ्यूजन आगे पॉसिबल नहीं हो पाता तो फिर से ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तारा सिकुड़ने लगता है। लेकिन इसको अब बैलेंस कर लेता है इलेक्ट्रॉन डिजेनेरेसी प्रेशर और तारा स्टेबल बन जाता है और
इसका नाम होता है इस फेज में व्हाइट ड्वार्फ स्टार। व्हाइट ड्वार्फ स्टार का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, 10⁹ kg पर मीटर क्यूब। अगर इससे एक चम्मच पदार्थ हमारे पृथ्वी पे ला जाए तो उसका मास होगा लगभग 5000 kg मास के बराबर। जब तारे का कोर ठंडा हो जाएगा तो वो फाइनली बन जाएगा ब्लैक डॉट। हमारा सूरज है लो मास स्टार, तो हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा। हमारा सूरज फाइनली बनेगा व्हाइट डॉट और उसके बाद बनेगा ब्लैक डॉट। जब हमारा सूरज व्हाइट डॉट स्टार बन जाएगा तो उसका आकार हमारे पृथ्वी जैसा हो जाएगा। तो लो मास स्टार कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, लेकिन हाई मास स्टार अपने अंत में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। हाई मास स्टार मीन्स इन तारों का मास होता है 10 सोलर मास से भी ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कैसे हाई मास स्टार अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हाई मास स्टार अपना लाइफ साइकिल शुरू करता है लो मास स्टार की तरह। शुरू का कुछ फेज सेम रहता है लेकिन बाद में फेज बदल जाता है। तो पहला फेज है नेबुला और मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, सेकेंड स्टेज है प्रोटोस्टार। इस स्टेज में एक बेबी स्टार फॉर्म होता है। तीसरा स्टेज है ब्लू मेन सीक्वेंस। इस फेज में तारे के कोर में फ्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और तारा जितना बड़ा होता है तारे के ऊपर ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा होता है और तारे के कोर में फ्यूशन प्रोसेस भी उतना तेज़ी से चलना शुरू करता है। इसीलिए हाई मास स्टार अपना जीवन जल्द ही समाप्त कर लेता है। फोर्थ स्टेज है रेड जायंट स्टार। इस फेज में तारे के कोर में हाइड्रोजन फ्यूशन बंद हो जाता है और तारा अपना बाहर का लेयर बहुत तेज़ी से एक्सपांड करना शुरू करता है। स्टेज 5 है हीलियम बर्निंग सुपर जायंट। इस फेज में तारे के कोर में टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के साथ हीलियम का फ्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इससे तारे के कोर में कार्बन और बहुत सारा एनर्जी तैयार होता है। अब 6th स्टेज है मल्टीपल शेल बर्निंग सुपर जायंट। अब तारे के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शुरू हो जाता है अब CNO साइकिल, और इस साइकिल में कार्बन से नियॉन, नियॉन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन और सिलिकॉन से फाइनली तैयार होता है आयरन यानी लोहा। और आयरन का फ्यूशन आगे नहीं हो पाता क्योंकि आयरन एक स्टेबल एलिमेंट है। तो तारे के कोर में अब रह जाता है कार्बन और कार्बन का फ्यूशन प्रोसेस आगे नहीं हो पाता। तो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तारे के कोर में टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 बिलियन डिग्री और न्यूक्लियर फ्यूशन प्रोसेस बंद होने की वजह से तारा खुद को संभाल नहीं पाता, तारा अनस्टेबल हो जाता है और एक महाविस्फोट हो जाता है। इसी एक्सप्लोजन को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं और इस एक्सप्लोजन के वजह से जो ऊर्जा निकलता है वो हम लोग खाली आँख से भी देख सकते हैं। वो ऊर्जा बहुत ही भयानक है। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो कार्बन कोर रहेगा, अगर उसका टेम्परेचर होता है 1.4 से लेकर 3 सोलर मास, तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेज़ी से घूमता है, इसीलिए वो अपना चारों तरफ एक हाई मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस होता है लगभग 10 to 20 किलोमीटर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने छोटे साइज में कितना लार्ज मास समाया हुआ है। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। उसका डेंसिटी लगभग 10⁻14 kg पर मीटर क्यूब। 20 किलोमीटर रेडियस में 3 सोलर मास समाया हुआ है। तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक ब्लैक होल। अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो कोर रहता है उसका मास होता है 3 सोलर मास से ज़्यादा, तो वो बन जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये अनुमान है कि ब्लैक होल का सारा मास एक पॉइंट में समाया हुआ है, उसको सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया। साइंटिस्ट लोगों का ये अनुमान है कि इस सिंगुलैरिटी से एक वाइट होल कनेक्टेड है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे गैलेक्सी में जा सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।